हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान की अर्थ परिभाषा और क्षेत्र का वर्णन करें। इतना आसान तरीके से हम आपको बताएंगे ना कि एक बार अगर आप वीडियो को देखोगे ना फिर दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार का और भी वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार जाकर के जरूर विजिट करें। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया जिसमें जाकर के आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर PDF वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। देखो, पहले हम लोग समझेंगे राजनीतिक का अर्थ, फिर विज्ञान का अर्थ, फिर दोनों मिलाकर के अर्थ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण। आप सभी को पता होगा राजनीतिक विज्ञान इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूप है राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। जो दो शब्दों राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं राजनीति का क्या अर्थ और विज्ञान का क्या अर्थ है, ठीक है। राजनीतिक, तो ये राजनीतिक जो है ये यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से निकला हुआ है। राजनीतिक जो ये यूनान का भाषा है और यूनान भाषा में पोलिस नामक शब्द से निकला हुआ है राजनीतिक, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य मतलब सिटी स्टेट। अभी जिसको हम लोग बोलते हैं ना राज्य, राज्य मतलब देश, ये झारखंड बिहार वाला नहीं, ठीक है। तो वही उस टाइम में क्या होता था, पहले के समय में यूनान में क्या होता था, उस टाइम नगर राज्य बोला जाता था। अभी हम लोग राज्य बोलते हैं ना, उसको नगर राज्य बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान का अर्थ क्या है, तो विज्ञान का अर्थ है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। मतलब बढ़िया तरीका से, क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीका से क्या करना, अध्ययन करना, यानी एक अच्छे तरीका से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना, ठीक है। तो ये होता है विज्ञान का अर्थ। अब ये दोनों अगर हम मिला दें तो दोनों शब्दों के अर्थ को समान रूप से संयुक्त करते हैं, यानी कि मिला देते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान का तात्पर्य यह होगा कि एक ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित है, जो नगर राज्य से क्या हो, संबंधित हो और सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता हो, है ना। मतलब राजनीति का मतलब क्या हो गया, नगर राज्य। राजनीति का मतलब नगर राज्य और विज्ञान का मतलब सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी कि जो नगर राज्य की सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करता है, ठीक है। यानी इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो किसका अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक, यानी कि प्राचीन यानी पुराने समय में यूनान के जो एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, उसे ही राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि उसे ही पहला राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको, अरस्तु को, ठीक है। तो आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि यूनान का राजनीतिक विज्ञान है जो उसका जनक कौन है, तो ये हमारा है अरस्तु, ठीक है। आगे देखिए, उस समय नगर और राज्य पर्यायवाची शब्द थे। देखो, आज से बहुत साल पहले की बात हो रहा है, पुरानी समय का, ठीक है। तो पुराने समय में जो था ना, उस टाइम नगर बोला जाता था और अभी के समय में क्या बोला जा रहा है, राज्य, ठीक है। तो नगर मतलब अभी के टाइम में होता है एक छोटा सा शहर, ठीक है। बट उस टाइम हम लोग, अभी जो हम लोग राज्य का यूज करते हैं ना देश के लिए राज्य, ठीक है, उसी टाइम उन लोग नगर का यूज किया करते थे। तो हम कह सकते हैं नगर और राज्य एक दूसरे के क्या पर्यायवाची शब्द, यानी एक दूसरे के जैसा ही है, मिलते जुलते। बस उस टाइम पहले नगर का यूज किया जाता था और फिर राज्य का यूज किया जाता है, ठीक है। परंतु जब धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। देखो, अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय परिवर्तन होता गया, बीतते गया, तो ये जो राज्यों का स्थान है ना वो राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया। जो पहले के समय में नगर राज्य बोला जाता था ना, वो अब किस में बदल गया, राष्ट्रीय में बदल गया। राष्ट्रीय मतलब देश में। पहले छोटे छोटे समूहों को लोग क्या बोला करते थे, नगर राज्य बोला करते थे, नगर राज्य। लेकिन वही नगर राज्य अभी धीरे धीरे एक बड़ा सा देश में बदल गया, जिसको हम लोग राष्ट्रीयों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अतः राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा। देखो, अब धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे विकास ये राज्य के बारे में विकसित हुआ, ठीक है। पहले नगर था, ठीक है, छोटा सा नगर था, धीरे धीरे उसका विकास होते गया, एक बड़ा सा देश बन गया। तो जैसे जैसे राज्य के इस विकास और विस्तृत यानी कि बड़ा रूप होते गया, ठीक है, तो इसी से संबंधित विषयों को राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने उसके अलग अलग पहलुओं को देखा है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा निम्न दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, एक परंपरावादी दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण का मतलब पुराने समय में जो परिभाषा दिया गया, ठीक है, और आधुनिक दृष्टिकोण मतलब जो वर्तमान समय में यानी कि हाल फिलहाल के दृष्टिकोण से परिभाषा दिया गया, ठीक है।
तो हम दोनों प्रकार के देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है परंपरावादी दृष्टिकोण। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 श्रेणी में रखा गया, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान को परंपरावादी परिभाषाओं को सामान्यतः अगर में देखा जाए तो 3 श्रेणी में रखा गया है। एक तो पहला ये बताया गया है परंपरावादी दृष्टिकोण में कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कि जो राजनीतिक विज्ञान है ना वो राज्य का अध्ययन करता है। बी नंबर में है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन करती है। एंड सी नंबर में राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करती है। वेरी सिंपल है। परंपरावादी दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सबसे पहले राज्य का अध्ययन करता है, राज्य मतलब देश का अध्ययन करता है। फिर राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है और तीसरा में बताया गया कि राजनीतिक विज्ञान राज्य, देश और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जो ये बोले थे कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कौन ऐसे विद्वान हैं जो बोले थे राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, कौन ऐसे विद्वान हैं जो बोले थे राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। तब एक करके हम इसमें भी चर्चा चलेंगे। राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो ऐसा कौन कौन से विद्वान बोले थे? तो गर्नर ने कहे थे, गर्नर ने क्या बोले थे कि राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है, यानी कि अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है। इसने ये बोल रखे थे कि जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है वो शुरुआत और अंत भी क्या है? राज्य है। मतलब गर्नर ने किसको इंपॉर्टेंट दिए थे? राज्य को ही दिए थे। और ये जो ब्लंसरी है ना, ये भी राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। ये भी बोले थे कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और वो भी बोले थे कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से, या तो फिर शुरुआत या तो फिर अंत राज्य से है। तो उसका मतलब वही हुआ कि राज्य से संबंध। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य से संबंधित है, ऐसा 2 विद्वान बोले थे, ठीक है। एक गार्नर के अनुसार और एक मोल्सरीली के अनुसार से, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से विद्वान ऐसे थे जो राजनीतिक विज्ञान को सरकार का अध्ययन बताया। तो ऐसे में 2 विद्वान आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला हो गया आपका लिंकांक के अनुसार, जो इन्होंने बताया था कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है। एंड दूसरा विलियम के अनुसार, विलियम ने भी यही बताए थे कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन है। हालांकि थोड़ा बोलने का टाइटल चेंज है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक विचारों तथा राजनीतिक कार्यों पर प्रकाश डालना है ताकि सरकार का समुन्नयन किया जा सके, है ना। सरकार आ गया तो बस आपको स्पष्ट यही लिखना है कि लिंकन के अनुसार कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है, और विलियम के अनुसार से, विलियम ने भी अपने परिभाषा में यही कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो सरकार का अध्ययन है। अब तीसरा देखते हैं कि कौन सा ऐसे विद्वान थे जो जिन्होंने ये कहा कि नहीं, राजनीतिक विज्ञान सरकार का भी अध्ययन और राज्य दोनों का अध्ययन है। तो ऐसे में आ जाते हैं पहला विलोबी के अनुसार। विलोबी ने सर ने साधारणतः राजनीतिक विज्ञान की 3 प्रमुख विषय से संबंधित बताया कि राज्य, सरकार तथा कानून। ये 2 से तो बताए किए हैं, ठीक है, यानी कि 2 से तो बताए हैं कि राज्य और सरकार से संबंधित है। इसके साथ साथ इसने एक और बता दिया कानून से भी संबंधित है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। उसके बाद डिमांग के अनुसार ये भी राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार से बताया है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत है। सॉरी, ये वाला जो आपका नाम है ना, विद्वान के नाम, बिलोनी के अनुसार, डिमांग के अनुसार, ये सब। तो बस विद्वान का नाम याद रखना आपको कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, और कौन से ऐसे विद्वान है जिन्होंने ये कहा कि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, और कौन ऐसे विद्वान जिन्होंने ये बोल रखे हैं कि राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। तो 2 2 4 2 6 को आपको विद्वान का नाम याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। एक और यहाँ पे विद्वान देखिए जिन्होंने बताया राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, गिल क्राइट्स के अनुसार। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्यतः समस्याओं का अध्ययन है ना। यहाँ भी बताया गया राज्य और सरकार का अध्ययन है। तो इस प्रकार से टोटल 7 विद्वान बता दिए मैंने दोस्तों, याद रख लेना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। ये आधुनिक दृष्टिकोण क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान की जब हम लोग परिभाषा पढ़े थे तो 2 चीज़ पढ़े थे, एक परंपरावादी और एक आधुनिक। परंपरावादी का अंतर्गत तो 3 चीज़ आया था, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, सरकार राज्य दोनों का अध्ययन। अब हम लोग बात करेंगे ये वाले जो 2nd नंबर पर है यहाँ पे, आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण देखिए यहाँ पे, आधुनिक दृष्टिकोण तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या जो आधुनिक दृष्टिकोण है ना वो दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद आया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में आए व्यापक परिवर्तन, विश्व में बहुत बड़ा लेवल पर परिवर्तन आया था, ठीक है। उसी के कारण राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तुएं परिभाषाओं के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध आया ना तो इससे दुनिया में परिवर्तन आया, और इससे क्या हुआ, इसके जो डेफिनेशन यानी परिभाषा है ना वो सब चीज़ों में भी क्या देखने को मिला था, परिवर्तन देखने को मिला था, ठीक है। तो पहला इसका विद्वान आ जाते हैं दोस्तों, एस्टिमेशन,
और दूसरा जोवेनल। ठीक है, तो देखते हैं स्टीवेसन ने क्या कहा। इन्होंने बताया कि राजनीतिक विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इसने ये बता रखा है दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति और संबंधों का अध्ययन करता है, कि क्या है शक्ति और क्या है संबंध, इसका अध्ययन करती है। नेक्स्ट, जोवेनल के अनुसार से इन्होंने ये बता दिया कि राजनीतिक विज्ञान का अभिप्राय उस संघर्ष से है जो निर्णय के पूर्व होता है और उस नीति से है जो लागू किया जाता है। मतलब इन्होंने ये बताया दोस्तों कि जो राजनीतिक विज्ञान है ना, वो वह विज्ञान है जो निर्णय से पूर्व होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग काम करते हैं तो निर्णय पहले लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये बताइए कि जो राजनीतिक विज्ञान है ना, वो उस संघर्ष से है, मतलब वह संघर्ष जो निर्णय के पूर्व होता है। मान लो हम लोग कोई चीज़ निर्णय लेना होता है तो इसके पहले संघर्ष करते हैं, बहुत बढ़िया से जांच पड़ताल करते हैं। तो कोई भी काम होने से पहले क्या होता है, संघर्ष होता है। तो वही बताइए कि उस संघर्ष से जो निर्णय के पूर्व पहले संघर्ष होता है, फिर निर्णय लिया जाता है। और दूसरा वह नीति से है जो लागू किया जाता है, नीति को लागू किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। तो देखिए, विद्वानों जो हैं, विभिन्न विद्वान आने के अलग अलग विद्वान तथा यूनेस्को सम्मेलन, एक बार यूनेस्को सम्मेलन भी हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो अलग अलग विद्वान तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीतिक विज्ञान के सब जो विचार व्यक्त किए गए उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें है। मतलब राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निम्नलिखित है, बस इतना समझो। ठीक है, पहला है मानव का अध्ययन। जो राजनीतिक विज्ञान है ना, उसमें से मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के बारे में, क्योंकि जब तक मानव के बारे में अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक राजनीतिक विज्ञान चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र मतलब वही राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के विषय में व्यक्ति की स्थिति केंद्रित है। मतलब राजनीतिक विज्ञान के विषय में अगर मैं बोलूँ तो व्यक्ति की स्थिति केंद्रित है। बिना जब तक व्यक्तियों की स्थिति के बारे में राजनीतिक विज्ञान में शामिल नहीं रहेगा तब तक राजनीतिक विज्ञान नहीं चलने वाला है। राजनीति शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाए तो उसका अध्ययन निरस हो जाएगा। अगर जब तक राजनीतिक विज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक क्या हो जाएगा, उसका अध्ययन करना निरस हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। इनका अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा करना है, विकास करना है, वृद्धि के लिए विद्वान है ना। राजनीतिक विज्ञान का अस्तित्व किसमें है कि व्यक्ति का वो सुरक्षा करे, विकास करे और वृद्धि करे। ठीक है, यदि ये व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करती है तो ये अर्थ शून्य है। अगर ये व्यक्ति और समाज का विकास नहीं कर पाएगी, उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगी तो ये अर्थ शून्य है। मतलब इसका कोई बड़ा वैल्यू ही नहीं रहेगा, फिर इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकी भलाई इसी में है कि ये व्यक्ति एवं समाज को सुखी बनाए। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान का पहला काम क्या होता है, मानव का अध्ययन करना। ठीक है, फिर दूसरे काम है इसका राज्य का अध्ययन करना, यानी देश के बारे में अध्ययन करना। निश्चित सी बात है, देश के बारे में ही तो होता है ना राजनीतिक में। तो राज्य जो है वो राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय है। राज्य मतलब जो देश है वो राजनीतिक विज्ञान का मुख्य विषय है। राज्य का पूर्ण अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। यह राज्य के अतीत आने के पुराने में क्या हुआ, वर्तमान आने अभी में क्या हो रहा है और भविष्य का अध्ययन करती है। ठीक है, यह इस बात का अध्ययन करता है कि राज्य कैसा रहा है पहले, कैसा भी है और कैसा होना आगे चाहिए। यही सब चीज़ राजनीतिक विज्ञान में बात किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान में सरकार का अध्ययन। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है। देखो, देश जो है ना वो एक अमूर्त संस्था है, उसमें जान नहीं होता है, लेकिन इसका मूर्त बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, मूर्त का जरूरत पड़ता है। तो राज्य तो ये देश जो है वो एक अमूर्त संस्था है, लेकिन जो सरकार है ये तो जिंदे होते हैं। सरकार में जान होती है ना, तो सरकार ने चलाती है इसको, तो सरकार मूर्त रूप है। तो ध्यान रखना, जो राज्य है वो एक अमूर्त संस्था है जबकि सरकार एक मूर्त संस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। जो राज्य देश है वो सरकार के माध्यम से कार्य होती है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है। जो राज्य में क्या इच्छा है नहीं है वो प्रकट कौन करती है, सरकार करती है। इसे कार्यान्वित भी करती है, इसे पास भी करती है तथा इसकी सिद्धि के लिए प्रयास भी करती है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन अनिवार्य है। सिंपल सी बात है। चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का मतलब हो गया कि जो राजनीतिक विज्ञान अगर सिर्फ वो ये चाहेंगे कि अपने ही राष्ट्र का अध्ययन करें तो ये भी गलत है। अपने राष्ट्र के साथ साथ उनको अन्य राष्ट्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी अपने देश के अलावा दूसरे बाहर देशों से भी संबंध रखना। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है,
राज्य अकेले या शून्यता में कार्य नहीं करता। राज्य में अकेले चाहेगा अपने ही देश का अध्ययन करना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसे दूसरे राज्यों के संदर्भ में कार्य करना पड़ता है, यानी उसे क्या करना पड़ता है, दूसरे राज्यों के संदर्भ में भी कार्य करना पड़ता है। सिर्फ अपना ही देशों के बारे में काम करेगा ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है कि उसे दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के समझौते एवं संधियां करनी पड़ती है ना। दूसरे राज्यों के साथ समझौता भी तो करना पड़ता है। राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो अपने देश से दूसरे देश में, यानी एक देश से दूसरे देश में जो संबंध बनता है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संज्ञा दी जाती है। कोई राज्य यानी कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों तथा नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। देखिए, हम बाहर वाले राष्ट्रों के साथ की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं मतलब जो दूसरे देश हैं उनके साथ हम लड़ाई झगड़ा नहीं लड़ सकते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकते। मतलब मिलजुल के रहना है। मिलजुल के नहीं रहेंगे, हो सकता है वो भी हमारे ऊपर हमला करेगा, हम भी करेंगे, तो इससे हमारे आंतरिक बाहरिक हमारे लोगों पर सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अतः राजनीतिक शास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है 5वां, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। देखिए, इसके अंतर्गत राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुआ, राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य का संगठन कैसे हुआ, राज्य का स्वभाव कैसा है, उद्देश्य क्या है एवं कार्य आदि का अध्ययन शामिल है राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ों का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 नंबर कि राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। राजनीतिक दल और गुट, दबाव गुट वो हुए हैं जैसे हमारा बीजेपी पार्टी वाले, अभी हमारा सरकार है, मान लो कि बीजेपी पार्टी का सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी वाले क्या करेंगे, ये हो गया राजनीतिक दल, दबाव वाले होंगे, दबाव गुट वाले होंगे, ठीक है। यानी विपक्ष पार्टी समझो। मान लो कि सरकार कार्य करेगी और उस पर हम लोग दबाव ही नहीं बनाएंगे तो फिर वो भी ठीक से अच्छा सिस्टम नहीं चलेगा। दबाव बनाने वाले भी होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि राजनीतिक दल जो होते हैं अलग अलग, और दबाव वाले गुट जो होते हैं उसका भी अध्ययन जरूरी है। राजनीतिक दल और दबाव गुट वे संस्था होती है जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन को गति दी जाती है। मान लो कि कोई दबाव डालने वाला नहीं होगा, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, तो जैसे मर्जी वैसा काम करके निकल जाएंगे, ठीक है, तो हमारा देश का गति नहीं होगा। तो इसलिए राजनीतिक विज्ञान को गति दी जाती है दलों द्वारा और दबाव गुटों द्वारा। आजकल तो राजनीतिक दलों और दबाव गुटों के अध्ययन का महत्व संविधान और शासन के औपचारिक संगठनों के अध्ययन से अधिक है। मतलब क्या कि आज के समय में देखो तो राजनीतिक दल और दबाव गुटों का जो अध्ययन है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि जब तक इस दबाव नहीं डालता, कहीं गलत होता तुरंत एक्शन लेते हैं ना। इस प्रकार का अध्ययन राजनीतिक जीवन को वास्तविकता से संबंधित करती है और जीवन उनके क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश विकास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये क्षेत्र था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय।